गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। ये एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, हमारे जीवन के लिए भी ये आवश्यक है। इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है नर जनन तंत्र के बारे में, नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न अंग एवं इनके कार्यों के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन के बारे में, नर युग्मक जनन एवं मादा युग्मक जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। दोनों युग्मक जनन में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। इसके बाद हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन सर्किल के बारे में, ऋतुस्राव चक्र के बारे में और उसके बाद हमें पढ़ना है निषेचन और विकास के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं अध्याय 3 मानव जनन। मानव जनन, जनन जो शब्द है इसका अर्थ होता है अपने ही समान नए संतति उत्पन्न करना। अपने ही समान नए संतति उत्पन्न करना, ये जीवधारियों का लक्षण है। अपने ही समान ही नए संतति उत्पन्न करते हैं। जनन की वजह से ही इस पृथ्वी पर विभिन्न जातियों की निरंतरता जो है बनी हुई है। अगर जनन नहीं होता तो विभिन्न जातियों का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता। विभिन्न जातियों की निरंतरता तभी बनी हुई है जब तक जनन या रिप्रोडक्शन है। ठीक है, नए जीवों का जन्म होता है, कुछ समय बाद वो विकास करते हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आता है, फिर वो मर जाते हैं। प्रजनन की वजह से क्या है, ये नए जीव बार बार उत्पन्न होते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण है वह आगे की ओर बढ़ते रहता है। आइए शुरू करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। आइए देखते हैं नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में। ये चित्र आपके सामने है। इसमें ये जो चित्र है, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है इसका रीढ़ की हड्डी है, ये इसका लेग्स है, ये एब्डोमिनल एरिया है, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है जो एनएस या गुदद्वार के द्वारा ये बाहर डिस्चार्ज होता है। ये जो है ब्लैडर है जहां पे यूरिन जमा होता है, ये मूत्रमार्ग है। ये जो है इसमें नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जो अंग हैं उसको दिखाया गया है। ये देखिए नर जनन अंग से पहले दिखा देगा था वृषण या टेस्टिस। टेस्टिस ये नीचे पाया जाता है, कहां पर, यह कटी प्रदेश में शोणी जो प्रदेश होता है उसके नीचे की ओर पेनिस और एनस दोनों के बीच में नीचे एक स्किन की थैली में नीचे लटका हुआ रहता है। वृषण या टेस्टिस जो है यह एक थैली में लटका हुआ रहता है, जिसे हम बोलते हैं वृषणकोश, स्क्रोटम, वृषणकोश। ठीक है, ये नीचे क्यों लटका रहता है, क्योंकि शुक्राणुओं को विकसित होने के लिए 2 डिग्री कम तापमान चाहिए। ठीक है, शुक्राणुओं को विकसित होने के लिए 2 डिग्री कम तापमान चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम तापमान। अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो यह कम तापमान मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए यह एक थैली नुमा संरचना में नीचे की ओर लटका हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद ये वृक्ष जो है इसके अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, जिसकी अंदर की जो लाइनिंग होती है वह जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई रहती है, जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिसके द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है और स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्म का निर्माण होता है। अब बहुत सारे डक्ट और नलिकाओं के द्वारा यह बाहर निकलता है। इसे मुख्य जो है वह है अधिवृष्ण। अधिवृष्ण है जहां से स्पर्म निकलता है, वृक्ष से निकलता है और यह अधिवृष्ण से होते हुए शुक्रवाहक तक जाता है। ये जो डक्ट है नलिका क्या होता है, शुक्रवाहक, और फिर ये शुक्रवाहक आगे यह ब्लैडर के ऊपर से गोल घूमते हुए मूत्र वाहिनी से यह रोटेट होते हुए
यह आगे आकर के यह शुक्राशय से मिलता है, सिग्नल वेसिकल से मिलता है, और सिग्नल वेसिकल से यह होती हुई यह मूत्र मार्ग से आगे जुड़ जाता है। यहाँ पे एक पुरुषस्थ ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पाया जाता है, और यहां से ये जो है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कुछ लिक्विड पदार्थ यहाँ पे स्पर्म में मिलाते हैं, ठीक है। इनके उत्सर्जित पदार्थ जो यहाँ पे शामिल होता है। फिर ये वीर्य जो है नीचे की बात है, यहाँ पे जो है एक कण मूत्र पथ ग्रंथि पाई जाती है, कॉपर्स ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे, जो एक लुब्रिकेंट का उत्सर्जन करता है, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। तो ये जो है मूत्र मार्ग कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। यूरेथ्रा जो है एक कॉमन पैसेज है जो कि यूरिन को भी डिस्चार्ज करता है और स्पर्म को भी डिस्चार्ज करता है। आगे ये जो है ये अंग कहलाता है शिश्न या पेनिस, और ये शिश्न या पेनिस का लास्ट छोर है यह पेनिस ग्लैंड कहलाता है, और ये एपर्चर जो है यूरिनोजेनाइटल एपर्चर कहलाता है, क्योंकि यह यूरिन भी डिस्चार्ज करता है और स्पर्म को भी डिस्चार्ज करता है, ठीक है। आइए देखते हैं मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुल 5 अंग होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि और संबंधित अंग, और 5वां है संबंधित ग्रंथियां जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है, ठीक है। आइए देखते हैं ये अंडाशय है, ये है ओवरी या अंडाशय, ये है अंडाशय या फिर ओवरी, ये है फैलोपियन ट्यूब या अंड वाहिका, और ये होता है गर्भाशय। ये है योनि है, ये भी अंडाशय है, ये है तो अंडाशय या ओवरी जो कि मादा का प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग जैसे कि पहले मैंने बताया, प्राथमिक जनन अंग यानी कि जो कि युग्मकों का निर्माण करता है, गैमेट्स का निर्माण करता है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय जो है प्राथमिक जनन अंग है। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ग्रंथियां, ये सब क्या है? द्वितीयक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग क्या है? अंडाशय है या ओवरी है, क्योंकि यही जो है मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है। द्वितीयक अंग यानी कि जो कि प्रजनन में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, युग्मकों के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। ठीक है। प्राथमिक जनन क्या है? अंडाशय या ओवरी है। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ये सब क्या है? ग्रंथियां, ये सब क्या है? द्वितीयक जनन अंग होते हैं। अंडाशय के अंदर जो है युग्मक जनन की क्रिया होती है, इसे हम लोग बोलते हैं oogenesis। ठीक है। oogenesis अंडाणु का निर्माण जो है अंडाणु जनन की क्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है। और ये जो है अंडवाहिनी है, यहां पे एक फनल संरचना पाई जाती है जो कि अंडाशय के द्वारा उत्सर्जित अंडाणु को ग्रहण करता है। फैलोपियन नलिका कहलाता है ये फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और ये जो संरचना है गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय के अंदर ही जाइगोट जो है, भ्रूण जो है विकसित होता है।
मानव में 9 महीने तक जो है इसी स्थान पे जो है शिशु विकसित होता है। और ये जो है निचला वाला हिस्सा ये वजाइना या योनि कहलाता है। ये जो है चाइल्ड का बर्थ जो है इसी मार्ग से होता है। इसमें अंडाशय जो है अंडाणु का निर्माण करता है, साथ ही साथ वह कुछ खास हार्मोन्स का भी उत्सर्जन करता है जो कि गर्भावस्था को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं मादा प्रजनन चक्र के बारे में, जिसे ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। मादा प्रजनन चक्र या फिर ऋतुस्राव चक्र